हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो बचे हुए प्रॉब्लम्स हैं डिस्टेंस फार्मूला से उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और प्रॉब्लम को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमारे पास प्रॉब्लम है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 10 यूनिट्स। बोला गया है कि एक कोई पॉइंट है हमारे पास p। मैं इसको एक रफ पिक्चर बना देता हूँ आपके लिए। सॉरी, ये एक हमारा y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। एक कोई पॉइंट है P2,3, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -3 है। तो ये रहा, मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है, रफ बना रहा हूँ मैं बस। और एक कोई पॉइंट है 10,y, तो x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू कुछ होगी, मुझे नहीं पता क्या है y यहाँ पे। बोले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमें पता है 10 यूनिट है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें 10 यूनिट है। अगर आप याद करें अभी डिस्टेंस, अगर आप पुराने वीडियो को देखेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों कोऑर्डिनेट्स हमारे दिए रहते थे, हमें डिस्टेंस फाइंड करने को कहता था। इसमें हमें डिस्टेंस दे दिया गया है, हमें एक कोऑर्डिनेट मतलब फाइंड करना, कोऑर्डिनेट की एक वैल्यू y वाली वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो मैंने पहले भी बोला, मैं रिपीट करता हूं कि एक चीज हटाएगा दूसरा चीज दे देगा, वो कुछ भी हो सकता है। अब इस केस में पहले क्या होता था, हमारे पास डिस्टेंस नहीं होता था, दोनों कोऑर्डिनेट होता था, हमें उसका यूज करके डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता था। इस बार क्या हुआ, हमें डिस्टेंस दे दिया गया है, दोनों कोऑर्डिनेट का दे दिया गया, उसमें से बस एक की y की वैल्यू हटा ली है, बोला गया वो फाइंड करके। तो देखिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हम पी क्यू का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, पी क्यू का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि बोला गया है कि इन दोनों का डिस्टेंस हमारे पास 10 यूनिट है। तो पी क्यू का डिस्टेंस तो निकालेंगे ना। तो पी क्यू का डिस्टेंस क्या होगा, y2 हमारे पास y है, y2 की जगह y लिखा हुआ, तो y माइनस जो फॉर्मूला वाला माइनस होता है वो, और फिर एक और -3 लिखा हुआ, तो माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x2 हमारे पास 10 है, तो 10 माइनस, और x1 क्या है, 2 है, का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा आ गया डिस्टेंस। इसका डिस्टेंस है पी क्यू, और ये डिस्टेंस ऑलरेडी बोला हुआ है 10। अगर हमें पी क्यू का डिस्टेंस निकालना होता तो ऐसे निकालते ना हम, लेकिन इस बार निकालने की जगह बोल दिया गया 10 दे रखा है, तो हम पी क्यू की जगह क्या रख देंगे, 10 रख देंगे। 10 इक्वल्स टू रूट ओवर जो है y+3 का होल स्क्वायर, प्लस 10 माइनस 2 8 होता है, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। अब ये स्क्वायर हटेगा तभी सॉल्व कर पाएंगे, तो स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, SBS कर देंगे। SBS मतलब स्क्वायरिंग बोथ द साइड, SBS का मतलब स्क्वायरिंग बोथ द। सो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, इक्वल्स टू, इधर स्क्वायर कर दिया, इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, y+3 का होल स्क्वायर प्लस 64 है ना, प्लस 64। अब 64 को हम लेफ्ट में ले आएंगे, तो 100 माइनस 64 इज 36 इक्वल्स टू y+3 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप है, स्क्वायर को जब यहां से हटाएंगे तो इधर रूट में आ जाएगा, तो रूट ओवर 36 इक्वल्स टू y+3। रूट ओवर 36 की वैल्यू +6 भी हो सकती है, -6 भी हो सकती है। मतलब चलिए एक बार मैं +6 लेता हूँ, प्लस माइनस दोनों लिखना होता तो ऐसे लिखते हैं, +6, इसका मतलब होता है प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इसको जरा मैं एक बार क्लैरिफाई कर देता हूँ कि इसका क्या मतलब हुआ, +6 और -6 का क्या मतलब है। इसका मतलब ये होता है, देखिए आपको बोला गया है कि, मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ, बोले कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे कि 36 आएगा, तो हम कहेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे, और y+3 का होल स्क्वायर भी है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने -6 का स्क्वायर किया हो, तो भी तो 36 ही आएगा ना, ये भी तो संभावना है। इसीलिए जब हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं 36 आया तो +-6 मैंने लिखा। आपके पास एक सवाल होगा मेरे लिए, वो ये है कि आप तो पहले तो +6 ही, जितने बार भी रूट हमने सॉल्व किया +6 लिखा, हम स्कूल में भी करते हैं, तो प्लस, यहाँ +- क्यों? देखिए अभी तक आपने जो भी सवाल बनाए हैं ना, उसमें आपने ठीक ही किया है, प्लस ही आप यूज करेंगे, मैं भी प्लस ही यूज कर रहा था। उसके पीछे कारण ये है कि जब आप एप्लीकेशन के प्रॉब्लम को, एप्लीकेशन मतलब जैसे आप वर्ड प्रॉब्लम बनाते हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम मान लीजिए कि आपने लिखा है कि भाई
y की वैल्यू जो है, या कुछ भी ऐसा नंबर ऑफ पीपल को आपने y माना है, या किलो ऑफ ऑरेंजेस मान लेते हैं कि 10 मान लेते हैं y किलो ऑफ ऑरेंजेस है, या y डिस्टेंस है, तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव में नहीं होती हैं, कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। आप कभी थोड़ी ना लिखेंगे कि -6 लोग ने कुछ काम किया, ऐसा थोड़ी ना लिखेंगे कि -6 किलो संतरा खरीदा, या -6 किलोमीटर गया, या -6 मिनट, इस तरह का तो आप स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं, ना सुना होगा आपने कभी। तो वहाँ इसीलिए अगर प्लस माइनस है तो हम हमेशा प्लस को ही यूज़ में लाते हैं। यहाँ पे क्या है कि यहाँ कोऑर्डिनेट है, और आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेट माइनस में भी होता है। कोऑर्डिनेट में आपने देखा होगा ना वैल्यू -2, -3, तो देखिए दोनों वैल्यू माइनस में भी है, तो कोऑर्डिनेट नेगेटिव में भी होता है। इसीलिए हम लोग नेगेटिव वैल्यू भी कंसिडरेशन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रखते हैं। वहीं पे जब लीनियर इक्वेशन के प्रॉब्लम्स को बना रहे थे तो वहाँ हमने कभी भी y मतलब इस तरह का अगर कभी वर्ड प्रॉब्लम है तो हमने y की वैल्यू या x की वैल्यू या t की वैल्यू नेगेटिव आई है तो उसको इग्नोर कर दिया है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है वो मैंने अभी आपको बताया। तो इस यही वजह है कि हम दोनों वैल्यूज़ को कंसिडर करेंगे। तो एक बार अगर मैं +6 लूँगा, जैसे ये प्लस माइनस का मतलब होता है दोनों हम लेंगे, लेकिन एक बार नहीं, एक-एक करके लेंगे। तो एक बार +6 लेंगे तो 6 इक्वल्स टू y + 3 हो गया। 3 लेफ्ट साइड में चला जाएगा तो 6 - 3 कितना होता है 3, तो y इक्वल्स टू आ गया। और एक बार हम +6 की जगह -6 लेंगे। -6 इक्वल्स टू y + 3 है। 3 जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो -6 - 3 -9 हो जाएगा इक्वल्स टू y। तो y की हमारे पास 2 वैल्यू हो गई। एक y की वैल्यू है 3 और दूसरी y की वैल्यू है 9। ठीक है? तो आपसे पूछा गया था कि यहाँ कोऑर्डिनेट बताइए, सॉरी यहाँ y की वैल्यू बताइए। तो y की वैल्यू क्या हो गई? एक 10, 3 एंड 10, माइनस। एक और काम आप कर सकते हैं, आप ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस निकाल के देख लीजिए कितना आता है। अगर डिस्टेंस 10 आता है तो बहुत अच्छा है, और इसी पॉइंट का इससे भी आप डिस्टेंस निकाल के चेक कीजिए, देखिएगा कि 10 आता है कि नहीं आता। मेरा मानना है कि आ जाएगा, आप निकाल के कैलकुलेट कर लीजिएगा, जरूर आ जाएगा। ये मैं सिर्फ आपको वेरीफाई करने के लिए बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, इफ q 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। कोई भी क्वेश्चन हो, आप सबसे पहले उसको पिक्चराइज करिए। जितना आप पिक्चराइज करेंगे, जितना आप ग्राफ पे देखने की कोशिश करेंगे, उतना आपके लिए आसान होगा ये समझना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टिंग में ही आप प्रैक्टिस रखें कि आपको देख करके, मतलब पिक्चराइज करके समझना है। आप जितना ये आदत लगा लेंगे आपके लिए लॉन्ग रन में उतना अच्छा रहेगा ये। एक हम ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे, ग्राफ मतलब रफ ग्राफ। अब मैं रफ ग्राफ ही बनाऊंगा। तो ये एक मैंने ग्राफ बना लिया। बोला गया है कि Q एक पॉइंट है, उसको हम देख लेते हैं। Q हमारा 0,1 है, मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। ओके, ये हमारा Q हो गया। Q है हमारा 0, इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट P 5, -3। x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू -3 है, ये रहा यहाँ पे। फिर आप एग्जैक्ट मत ढूंढिएगा प्लीज़। मैंने आपको नहीं कहा है कि मतलब एग्जैक्ट मैं बना रहा हूँ। एग्जैक्ट बनाऊंगा तो बहुत बड़ा पिक्चर बनेगा, फिर मुश्किल होगी मुझे, और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और आपको बहुत सारा स्पेस लगेगा। आप हर बार कॉपी में ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको एक रफ, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि 5, -3 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, इतना ही काफ़ी है। तो ये रहा 5, -3, 5, माइनस, ये आपने प्लॉट कर दिया। इसका क्या नाम है? P। तो ये आपने यहाँ पे P मार्किंग कर दी। और एक पॉइंट है R जो कि x, 6 है। ओके, x, 6 है, हम नहीं जानते वो कहाँ है। बोला गया Q इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। ये हम R मान लेते हैं, यहाँ पे है कहीं। लेकिन यहाँ तो 6, -6 x, 6 नहीं होके -6 होगा ना। तो हम क्या करते हैं, इसको R को यहाँ कहीं, ये रहा R, और ये हो गया x, 6। ठीक है, ये हमारा R है, x, 6। बोला गया है कि इफ Q इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, मतलब Q की जो डिस्टेंस है P से और R से, दोनों डिस्टेंस बराबर है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब ये जो Q है, ये P से और R से, दोनों से बराबर डिस्टेंस पे बना हुआ है। आपको x की वैल्यू बतानी, बहुत इजी है।
अगर ये डिस्टेंस जो बोला गया आप उसको कर दीजिए, जो बोला गया है आप उसको पहले लिख दीजिए और आप खुद ही आपको दिखने लगेगा। बहुत बार तो आपको वैसे ही दिखने लगेगा। आप एक एक बार अगर आपने रख दिया वो चीज़ तो देखेंगे कि आपको खुद ही वो विजुअलाइज आप कर पाएंगे। चलिए मैं तो लिखता हूँ यहाँ पे। तो दिख रहा है कि पी क्यू बोला गया है कि पी क्यू मतलब क्यू से पी तक की दूरी और क्यू से आर तक का डिस्टेंस दोनों सेम है, ये बोला गया है आपको। तो ठीक है, क्यू से आर तक का डिस्टेंस हम देख लेते हैं। अब पी क्यू का डिस्टेंस हमको आता है निकालना, कैसे निकालते हैं ये सब जानते हैं आप लोग। तो मैं पी क्यू का डिस्टेंस निकालता हूँ रूट लगा के। y2 विच इज -3 माइनस y1 कितना है 1, तो ये हो गया इसका होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस ये कितना है 0 का होल स्क्वायर। ये हमारा पी क्यू आ गया, मतलब पी क्यू का लेंथ निकल गया ये, है ना। अब बोला गया क्यू आर भी इक्वल है, क्यू आर का भी डिस्टेंस निकालते हैं हम लोग। क्यू आर कितना है 6 y2 माइनस y1, तो 6 - 1 का होल स्क्वायर प्लस x - 0 विच इज x ही रहेगा का होल स्क्वायर। अब इसको एक बार और स्टेप में लिख लेते हैं। -3 - 1 इज -4, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू रूट ओवर 6 - 1 इज 25 प्लस x का स्क्वायर। अब मुझे विश्वास है कि आपको पता है आगे क्या करना है। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए। SBS स्क्वायरिंग बोथ द साइड का शॉर्ट फॉर्म है ये, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 25। वैसे तो ऐड कर देना चाहिए था लेकिन 25 इधर मुझे दिख रहा है तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं ऐड किया। 25 से 25 कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या बचा, x का स्क्वायर इक्वल्स टू 16। आपसे पूछा गया है कि कौन से नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। इसी को आप लोग अपनी भाषा में लिखते हैं x इज इक्वल टू √16, और √16 की दो वैल्यूज हो सकती हैं, +4 और या फिर -4। उसको अगर समझना है तो यहाँ पे आप देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 16 आएगा और -4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 16 आएगा। वही उसी को हम लोग लिखते हैं कि x की वैल्यू इधर +4 हो सकती है या फिर -4। अब हम कौन सा लें, तो क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है तो दोनों वैल्यूज वैलिड होंगे। तो r का जो कोऑर्डिनेट हो गया, r का पॉइंट कौन सा हो गया 4,6 और दूसरा पॉइंट है -4, -4 भी है ना, तो -4 y तो फिक्स ही है 6, y तो नहीं बदलेगा। तो ये दो कोऑर्डिनेट आ गया, जहां से जो कंडीशन बोला गया है कि ये दोनों कोऑर्डिनेट ऐसे होंगे जिसका q से डिस्टेंस और q से p का डिस्टेंस बराबर होगा। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया हो। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस फॉर्मूला में। एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस हैं उसमें से मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस निकाल के बना दिए हैं। ओके, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। फिर से उसी तरह का सवाल है, इस बार आपसे डिस्टेंस में एग्जैक्ट वैल्यू ना पूछ के रिलेशन पूछा है। तो रिलेशन का क्या मतलब है वो मैं आपको समझाता हूँ, पहले मुझे सवाल को आगे लेकर के चलने दीजिए। इसमें देखिए फिर से वैसे ही एक मैंने रफ पिक्चर आपके लिए बना लिया। ओके, 3,6 मैं पहले प्लॉट कर देता हूँ, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 6 यहाँ कहीं होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये रफ है, आप इसको एग्जैक्ट ना माने। इसका नाम मैं दे देता हूँ p, मुझे बस एक क्वाड्रेंट सही से पता लग जाए, एक टेंटेटिव आइडिया तो काफ़ी है। n -3,4, तो x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 4 मान लेते हैं, यहाँ कहीं होगा ये पॉइंट, तो इसका नाम q ले देते हैं -3, अब बोला गया फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दैट। देखिए x, y कोई पॉइंट है, हमें नहीं पता, मान लेते हैं ये वाला कोई पॉइंट है x, y, का नाम r है। बोला गया इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस मतलब p से डिस्टेंस मतलब rp, और इसी पॉइंट का q से डिस्टेंस दोनों बराबर है, तो दोनों का डिस्टेंस बराबर है। दूसरी भाषा में rp इक्वल्स टू rq है, ये बोला गया है आपके लिए। बोला गया है कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y कुछ इस तरह से
कि जो पॉइंट x, y है इज इक्विडिस्टेंट, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये P से, जो 3,6 मैंने नाम दिया है, मतलब P मैंने नाम दिया 3,6 बुक में लिखा हुआ है, P से इसकी दूरी और -3,4 से भी इसकी दूरी, मतलब इसका डिस्टेंस सेम है, इक्वल डिस्टेंस पे। तो बहुत सिंपल है, हम RP निकाल लेंगे और RQ निकाल लेंगे। अब इसमें अगर आपने मेरा लीनियर इक्वेशन का वीडियो देखा होगा तो उसमें कम से कम 20 बार मैंने ये बात बताया है मिनिमम, कि नंबर ऑफ इक्वेशन एक होना चाहिए और नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी एक ही होना चाहिए, तभी हम वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन है, देखिए RP इक्वल्स टू RQ, एक ही इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन का फॉर्मेशन हो, और वैल्यू कितना है यहाँ पे x और y 2, तो कभी भी आप नहीं निकाल पाएंगे एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसे केसेस में क्या निकलता है, रिलेशनशिप निकलता है। रिलेशनशिप किसको कहते हैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ। तो देखिए पहले RP निकाल लेते हैं। तो RP के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाएंगे फिर से वही, RP, R और P, तो y -6 का होल स्क्वायर प्लस x -3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब RQ निकालेंगे, y -4 रूट ओवर में y -4 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ऑफ -3 +3 का, कर लिया। अब जैसा हर बार होता है स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अब ये हट जाएगा तो हो जाएगा y -6 का होल स्क्वायर, सॉल्व करता हूं, y -6 का होल स्क्वायर प्लस x -3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू y -4 का होल स्क्वायर प्लस x +3 का होल स्क्वायर। आप या तो स्क्वायर को खोल दें या तो अब x को एक साथ ले जाएं, y को एक साथ ले जाएं, ज्यादा आसान हो जाएगा करना। तो मैं यही करूंगा, x और x को एक साथ ले जाऊंगा और y को एक साथ ले जाऊंगा। अब मैं नीचे नहीं लिखूंगा क्योंकि नीचे मेरे पास, चलिए मैं कोई बात नहीं, मैं नीचे ही पेज को इंक्रीज कर लेता हूँ और ठीक में बना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या बेहतर रहेगा, y को y की तरफ हम लेके चले जाएं और x को x की तरफ हम लेके, तो एक लाइक टर्म्स एक तरफ आ जाए और इजी भी हो जाएगा। y -6 का होल स्क्वायर माइनस y -4 का होल स्क्वायर इक्वल्स x +3 का होल स्क्वायर माइनस x -3 का होल स्क्वायर। ये मैंने सबको y को y की तरफ ले गए, x को x की तरफ ले गए। अगर आप नहीं भी जाते हैं, a - b का होल स्क्वायर खोल देंगे या a + b का होल स्क्वायर खोल देंगे, जैसी जरूरत है, तो आराम से क्वेश्चन बनेगा। अब हम इसमें ऐसे करेंगे, ये देखिए इसका होल स्क्वायर है, तो इसको ले लेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस और इसको b का स्क्वायर, तो ये होता है a माइनस b, सॉरी a माइनस b होना चाहिए था, ब्रैकेट लगा, माइनस a माइनस b, b की जगह क्या है y -4, लेकिन आगे माइनस है इसलिए y माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +4, ये हो गया a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी। ए क्या है y -6 प्लस y -4, ये लिख लिया आप, इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही लॉजिक लगेगा, x +3 माइनस x -3 +3 हो जाएगा, ये a माइनस बी करेंगे तो x -3 है तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, इंटू a प्लस बी, a कितना है x +3 प्लस x -3, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, y से y कैंसिल, यहाँ पे आप देखें x से x कैंसिल, सॉल्व करेंगे, -4 प्लस -6 + 4 इज -2 मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि ब्रैकेट में है, y + y क्या होता है 2y, -6 - 4 इज -10 इक्वल्स 3 + 3 इज 6
multiply x plus x is 2x plus 3 minus 3 cancel, so this is 2x. अब आप कैंसिल कर सकते हैं, देखिए इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर सकते हैं। अब आपके पास बच गया 2y माइनस 10। याद रखिएगा आपने 2 कैंसिल किया, ये जो आगे का -1 है ये कैंसिल नहीं हुआ, अभी माइनस आप यहाँ रहने दीजिए, इक्वल्स टू 6x आपने लिख दिया। अब आप ब्रैकेट ओपन कर दें तो -2y प्लस 10 इक्वल्स टू 6x, -2y माइनस 6x इक्वल्स टू -10, ये आपने किया। अभी भी देखिए 2 कॉमन निकल सकता है, तो हम क्या करते हैं -2 कॉमन निकाल लेते हैं। -2 कॉमन निकाल लिया, y प्लस 3x इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाई 5। ऐसा इसलिए किया ताकि कैंसिल करने में दिक्कत ना हो आपको, -2 कैंसिल। अब आप देखेंगे y प्लस 3x इक्वल्स 5, इसी को हम लोग रिलेशन कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे आपकी उम्र आपके फादर साहब से हाफ है, या आपके फादर साहब की उम्र आपसे डबल है, तो आप लिखेंगे फादर्स एज, या फादर FATHER एज मैं नहीं लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ माई एज, दैट इज माई एज, है ना। अब फादर को अगर आप F का नाम दे दें, या X का नाम दे दें, या Y का नाम दे दें, तो Y इक्वल्स टू, और आप अपने आप को X का नाम दे दें तो 2x। इसको एक संबंध कहते हैं। संबंध मतलब ये दोनों के बीच में किस तरह का तालमेल है वो बताया गया है, कि आपसे डबल जो है आपके पिताजी हैं। इसी में ऐसा कहा जाता है कि आपके फादर, आपके एज में डबल करने के बाद 5 जोड़ दिया जाए तब आपके फादर की एज आ जाएगी। इसी में अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो ये एक रिलेशनशिप कहलाता है, कि एक्स और वाई में किस तरह के संबंध हम स्थापित, किस तरह का रिलेशन है, यही रिलेशन का मतलब होता है। इसी तरह से अगर हम यहाँ इसको इस तरह से लिखना चाहें, y इक्वल्स टू -3x प्लस 5, ये हमारा एक रिलेशनशिप है जो कि x और y के बीच में है। ठीक है, मुझे विश्वास है कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा और ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब इसमें अगर आप x की अलग अलग वैल्यू डालेंगे तो y की अलग अलग वैल्यू आएगी, कभी भी एक अनोखा x और y का वैल्यू नहीं आएगा, मतलब एक वैल्यू नहीं आएगा। ऐसे हजारों वैल्यू होंगे, जो लाखों करोड़ों इनफाइनाइट वैल्यूज होंगे जो इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करेगा, लाखों। तो यही हमारा आज का लास्ट प्रॉब्लम था। इससे डिस्टेंस फार्मूला का जो एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ जितना सवाल है डिस्टेंस फार्मूला से कनेक्टेड, वो मैंने आज कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए सेक्शन फार्मूला लेके आऊँगा, लेकिन सेक्शन फार्मूला का डेरिवेशन नहीं सिखाऊंगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि डेरिवेशन में सिमिलर ट्रायंगल का यूज़ होगा, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अभी आप लोगों ने वो नहीं किया होगा, और क्योंकि मैंने भी वो वीडियो में अभी तक आपको नहीं सिखाया है, इसीलिए मैं सिमिलर ट्रायंगल का यूज़ अभी डेरिवेशन में नहीं करूँगा। तो नहीं करूँगा तो इफेक्टिवली मैं वो डेरिवेशन नहीं बताऊँगा, सिर्फ फार्मूला बताऊँगा और कैसे उसका इस्तेमाल होता है वो, और ऑफ कोर्स उसके ऊपर क्वेश्चंस में लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। और उम्मीद लगाता हूँ कि ये जो आज बताया गया है ये आप समझ जाएंगे अच्छे से। आप इसको रिपीटेडली देखें, पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे लिए कमेंट छोड़ें, और अगर समझ में आता है तो ज़रूर ये पूरा वीडियो जो है आप बच्चों से शेयर करें, ताकि वो बच्चे भी इसको देख करके फ़ायदा उठा सकें। तब तक के लिए बाय बाय, वीडियो देखते रहिए एंड थैंक यू।